नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साल्वेंसी क्रिएशन चैनल पर। आज हम दोस्तों कक्षा 11वीं के इतिहास सब्जेक्ट के अध्याय जो बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में हम एग्ज़ाम की दृष्टि से आईएमपी क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ लिया हूँ और आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे एग्ज़ाम में जाकर इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख पाएंगे। और एक और बात मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि इसके सभी चैप्टर्स के यानी कि जो इतिहास सब्जेक्ट है इसके सभी चैप्टर्स के वीडियो में डाल चुका हूँ। यदि आपने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ इन वीडियो को देखें और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी प्रकार की और जो आईएमपी प्रश्न है इनसे रिलेटेड वीडियो डलती ही रहती है। तो चलिए बिना देर करे जान लेते हैं क्या कुछ खास है इस चैप्टर में। दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है हमारा विषय का क्या नाम है अध्याय का, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो कैसी हो रही थी, बदल रही थी ना कि नहीं। पहला पॉइंट है अपना, नगर के लोग अब यह सोचने लगे थे कि वे गांव के लोगों से अधिक सभ्य हैं। ये क्या हुआ था दोस्तों, जो नगर में जो लोग रह रहे थे वो क्या सोचने लगे थे कि हम गांव के लोग से अधिक सभ्य हैं। नगर के लोग अभी भी वैसे सोचते हैं, भारत में ये धारणा पहले से ही है कि नगर के लोग गांव के लोगों से अधिक सभ्य होते हैं यानी कि अच्छे होते हैं। उस समय कला और विद्या के केंद्र कौन कौन से थे? फ्लोरेंस, रोम और वेनिस। ये तीन नाम आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तीन नाम कौन कौन से? फ्लोरेंस, रोम और वेनिस। ये कला और विद्या के केंद्र थे, यानी कि यहाँ पर पढ़ाई लिखाई भी होती थी और कला का भी ज्ञान यहाँ से प्राप्त करते थे बहुत से छात्र। पृथ्वी का केंद्र किसको कहा जाता था? चर्च को माना जाता था पहले के ज़माने का। मतलब ये हो गई आपकी पृथ्वी, इसका केंद्र क्या है? ये चर्च है। क्या है केंद्र? चर्च। ऐसा माना जाता था पहले, पर आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। कोपरनिकस ने, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि कोपरनिकस ने कैसे ये पृथ्वी का केंद्र की जो धारणा थी इसे उन्होंने गलत ठहराया था। अब रेनेसा, रेनेसा क्या है दोस्तों? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जामों में पूछा भी जा चुका है और पूछने की 100% संभावना है कि रेनेसा से क्या तात्पर्य है। तो रेनेसा का शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जन्म, हिंदी में पुनर्जागरण। आपको इतना याद रखना है, रेनेसा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुनर्जन्म, यानी कि फिर से जागना। यह किसी सोए हुए को जागने से नहीं है इसका तात्पर्य। इसका तात्पर्य है कि मतलब कि अच्छे से जागना, अपने विकास अच्छे तरीके से करना। हिंदी में पुनर्जागरण इसी को कहते हैं। अब देखो दोस्तों, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, मतलब कि इतिहास जो पढ़ते हैं उनके लिए ही है। इतिहास का सरोकार उतना ही संस्कृति से है जितना राजनीति से। समझ गए होंगे आप, या फिर बार बार इसको बोलते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। छठवां पॉइंट है अपना, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये भी एक नंबर में पूछा जा सकता है ये प्रश्न। 1860 में बर्कहार्ट ने द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक रची। किसने? बर्कहार्ट ने। कब? 1860 में। ये कोई लेखक थे दोस्तों। इसने कौन सी पुस्तक रची? द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली। सातवां पॉइंट है द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको याद रखना है, कार्डिनल गेस्पारो कॉन्तारिनी। ये दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, ये एक नंबर वाले प्रश्न में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये। द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस किसने लिखी? कार्डिनल गेस्पारो कॉन्तारिनी ने। गुटेनबर्ग आपने पढ़ा ही होगा, छापे खाने का आविष्कार आप पढ़ेंगे, ये बार बार एग्ज़ामों में पूछा जाता है। छापे खाने का आविष्कार, छापे खाने का आविष्कार किया था दोस्तों गुटेनबर्ग ने। आपको याद रखना है, छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। इसने क्या किया था? गुटेनबर्ग ने विभाज्य टाइप से बाइबल का प्रकाशन किया था 1454 में।
बाइबल। बाइबल क्या है दोस्तों? ये बाइबल ईसाइयों का एक पवित्र ग्रंथ है। जैसे अपने यहाँ गीता और महाभारत है, तो उसी प्रकार जो ईसाई धर्म के लोग हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण पुस्तक है बाइबल। तो बाइबल का प्रकाशन किया था इसने 1454 में। उस समय इसने 150 फोटोकॉपी की थी। ये छापे खाने से 150 प्रतियां यानी कि फोटोकॉपी की थी। किसने? गुटेनबर्ग ने। कब? 1454 में। आप दोस्तों, आप सब जानते होंगे, छठवीं सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं तक पढ़ते आए होंगे आप। 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंचा, और कोलंबस ने ही अमेरिका की खोज की थी 1492 में। आपको याद रखना है, अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने की थी। ये दोस्तों बहुत ही छोटे छोटे और मतलब कि बढ़िया रोचक फैक्ट्स हैं, आपको इस वीडियो में समझाया जाएगा बढ़िया तरीके से। आप इस वीडियो को लगातार देखते रहें। 10वां पॉइंट है अपना, 1495 में लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सफ़र, यहाँ पर सॉरी ये दोस्तों सुपर लिखा गया है, यहाँ पर क्या है? सफ़र है, ये ए है। द लास्ट सफ़र और मोनालिसा चित्र बनाया था। किसने? एक नंबर में हमेशा पूछा ही जाता है, कभी ये नाम पूछ लेता है, कभी ये नाम, ये वाला। 1495 में किसने? लियोनार्डो दा विंची ने। कौन कौन से चित्र? 2 चित्र आपको याद रखना है। पहला ये हो गया द लास्ट सफ़र, और दूसरा ये हो गया मोनालिसा। ये दोस्तों यूपीएससी एग्जाम में भी देखने को मिलता है ये वाला प्रश्न, कि मोनालिसा की प्रसिद्ध जो पेंटिंग है वो किसने बनाई थी? तो लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। तो दोस्तों आपको ऐसी पढ़ाई करना है जो बाद में काम आए। द लास्ट सफ़र और मोनालिसा किसने बनाई? लियोनार्डो दा विंची ने। अभी आपको बिल्कुल मन में दिमाग में बैठा लेना है। 11वां पॉइंट है दोस्तों अपना, 1341 में पेट्रार्क को रोम में राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। किसको? पेट्रार्क को। फ्रांचेस्को पेट्रार्क, जिसे मानवतावाद का जनक भी कहते हैं। किसे? फ्रांचेस्को पेट्रार्क को मानवतावाद का जनक कहते हैं। इसे रोम साम्राज्य, आप देखते होंगे मैप में रोम, इसे राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसको? पेट्रार्क को। फ्रांचेस्को पेट्रार्क उसका पूरा नाम है। अब 12वां पॉइंट है अपना, यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ खोले गए? जो यूरोप महाद्वीप है, उस महाद्वीप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली में खोले गए। कहाँ खोले गए? इटली में खोले गए। आपको हमेशा याद रखना है, आपके दिमाग में ये बात बैठा लेनी है कि सबसे पहले विश्वविद्यालय यूरोप में कहाँ खोले गए? इटली में खोले गए। इटली में खोले गए। फिर यहाँ पर इटली शहरों में स्थापित हुए थे, यानी कि इटली के जो शहर थे वहाँ पर स्थापित हुए। पादुआ और बोलोनिया, ये 2 नाम आपको हमेशा ये पढ़ने को मिलेंगे। आप NCERT भी उठा लीजिए। पादुआ और बोलोनिया ये 2 ऐसे विश्वविद्यालय थे जो विधि शास्त्र के अध्ययन के केंद्र थे, यानी कि लॉ की पढ़ाई जो होती है ना, तो यहाँ पर पहले के ज़माने में ये 2 विश्वविद्यालय फेमस थे लॉ की पढ़ाई के लिए, पादुआ और बोलोनिया। यहाँ पर यहीं पर दोस्तों नोटरी, ये नोटरी आपको याद रखना है। ये नोटरी क्या है? यह सॉलिसिटर और अभिलेखपाल दोनों का काम करते थे। अभिलेखपाल और सॉलिसिटर दोनों का काम करते थे ये नोटरी दोस्तों। ये नियम को लिखते थे, उनकी व्याख्या करते थे और समझौते भी तैयार करते थे। ये बहुत ही मतलब कि महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे उस समय के, मतलब कि शासन प्रशासन चलाने में जो नोटरी थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता था उनको। ये क्या करते थे? नियम को भी लिखते थे, उनकी व्याख्या करते थे और समझौते भी तैयार करते थे। इनके बिना व्यापार संभव नहीं था। यदि नोटरी नहीं है तो फिर व्यापार ही नहीं हो रहा था। यही कारण था कि कानून का अध्ययन एक प्रिय विषय बन गया। मतलब उस समय जो लॉ की पढ़ाई है, कानून का अध्ययन सभी करना चाहते थे कि मैं भी कानून का अध्ययन करूँगा। तो कारण क्या था? यही कारण था, नोटरी वाला कारण मैंने समझा दिया आपको। यदि आपको समझ नहीं आया हो तो वीडियो को 10 सेकंड पीछे या 5 सेकंड पीछे करके आप देख सकते हैं। अब मानवतावाद, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मानवतावाद क्या है? फ्रांचेस्को पेट्रार्क ने इसको रोम साम्राज्य के संदर्भ में पढ़ा। मैंने पेट्रार्क के बारे में बताया आपको। रोम में राजकवि की उपाधि से इसे सम्मानित किया गया था पेट्रार्क को। अब मानवतावाद किसे कहते हैं, है ना कि नहीं, ये पढ़ेंगे। मानवतावाद के बारे में लिखिए, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं।
मानवतावाद, फ्रांचेस्को पेट्रार्क ने इसको रोम साम्राज्य के संदर्भ में पढ़ा और एक शिक्षा कार्यक्रम चलाया, है ना कि नहीं। ये जो मतलब कि ये कानून का अध्ययन हो रहा था ना, इसको उसने रोम साम्राज्य के संदर्भ में पढ़ा और एक शिक्षा कार्यक्रम चलाया, जिसमें यह अंतर्निहित था कि बहुत कुछ जानना अभी बाकी है और यह सब हम केवल धार्मिक शिक्षण से नहीं सीखते। ये उसने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी दोस्तों। किसने? ये फ्रांचेस्को पेट्रार्क ने एक शिक्षा कार्यक्रम चलाया, जिसमें यह अंतर्निहित था कि अभी बहुत कुछ हमें जानना बाकी है, मतलब कि अभी हमने सब कुछ नहीं जाना है, बहुत कुछ जानना बाकी है और यह सब हम केवल धार्मिक शिक्षण से नहीं सीखते। 19वीं सदी के इतिहासकारों ने इसे ही मानवतावाद कहा। आपका एक प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 2 नंबर का प्रश्न आएगा, मानवतावाद किसे कहते हैं, 2 या 3 नंबर। 4 नंबर का भी आए तो दोस्तों आप इसे बड़ा करके लिख सकते हैं, इसे ही मानवतावाद कहा गया। आगे बढ़ते हैं हम। ये ह्यूमैनिटास, थोड़ा फोटो में ब्लर हो गई है, आप एडजस्ट कर लेना। ह्यूमैनिटास ये क्या है? एक लातिनी शब्द है, ह्यूमैनिटीज से बना है ह्यूमैनिटास। 1 नंबर में भी आ सकता है दोस्तों। यहाँ पर आपको सभी पॉइंट बताए जा रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न। आप मैं जो बोलूँगा आप वही लिख देंगे, तो उन्हीं की मतलब कि वही आपका उत्तर हो जाएगा। ह्यूमैनिटास को सिसरो ने संस्कृति के अर्थ में लिया था। ये सिसरो कोई रहा होगा, इसने संस्कृति के अर्थ में लिया था, आपको इतना बस याद रखना है। पेट्रार्क, जो फ्रांचेस्को पेट्रार्क था, मानवतावाद का जनक, इसका स्थायी निवास यानी कि जो मेन निवास कहाँ था इसका? फ्लोरेंस में था। कहाँ था? फ्लोरेंस में था। और फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में 2 लोगों का हाथ था। पहला जो लोग था कौन था? वो दांते अलिघिरी और दूसरा था जोटो, है ना कि नहीं। फ्लोरेंस बहुत प्रसिद्ध था उस जमाने में। तो प्रसिद्ध किस कारण से था? तो ये 2 लोग थे, कौन? दांते अलिघिरी और जोटो। दांते अलिघिरी यह एक धार्मिक नेता थे धार्मिक नेता थे ये कौन? धार्मिक अलिघिरी। और जोटो, जोटो ने जीते जागते रूपचित्र बनाए, तो इसलिए फ्लोरेंस प्रसिद्ध हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे अपना है 18वां पॉइंट, रेनेसा। अपन ने पहले भी पढ़ लिए रेनेसा। रेनेसा व्यक्ति, ऐसा प्रश्न आएगा, रेनेसा व्यक्ति किसे कहते हैं? तो रेनेसा व्यक्ति शब्द का प्रयोग प्रिया उस व्यक्ति के लिए किया जाता था जिसकी अनेक रुचियां हो। क्या हो? जिसकी अनेक रुचियां हो, मतलब वो बहुत सारी रुचियां हो उसकी और उसे अनेक हुनर में महारत प्राप्त हो, उसे क्या कहा जाता था? रेनेसा कहा जाता था दोस्तों। अनेक रुचियां हो और उसे अनेक हुनर में महारत प्राप्त हो, उसे क्या कहते थे? रेनेसा व्यक्ति। 19वां पॉइंट है अपना, इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण को समझाइए। यहाँ पर समझाइए ऐड कर लेना, आप लिख लेना। इन जो मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड हो या फिर वार्षिक हो, यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इससे बाहर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। तो आपको अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना चाहिए, और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं? ऐसा प्रश्न आएगा तो आप क्या समझते हैं? देखो, अच्छे से ध्यान से सुनो। मानवतावादी यह समझते थे कि वह अंधकार की कई शताब्दियों बाद, मानवतावादी क्या समझते थे? कि वह अंधकार की कई शताब्दियों बाद सभ्यता के सही रूप को पुनः स्थापित कर रहे हैं। वो ऐसा समझ रहे थे कि हम बहुत सी 100-200 साल बाद जो सभ्यता है उसके सही रूप को पुनः स्थापित कर रहे हैं। इसके पीछे यह मान्यता थी। कौन सी मान्यता थी इसके पीछे भाई? हमको भी तो बताओ। तो इसके पीछे यह मान्यता थी कि रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद अंधकार युग शुरू हुआ। इसके पीछे रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद अंधकार युग शुरू हुआ, है ना कि नहीं। फिर आगे क्या बोलता है? आगे है, मानवतावादियों की भांति विद्वानों ने भी, जो मानवतावादी थे उनने तो मान ही लिया था, अब उसी की तरह विद्वान, जो मतलब कि बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं और ज्ञानी भी होते हैं, ये
विद्वानों ने भी बिना कोई प्रश्न उठाए, मतलब कि यहाँ पर उनको प्रश्न उठाना चाहिए कि भाई सभ्यता के सही रूप को आप कैसे पुनः स्थापित कर रहे हो, विद्वान उठाना चाहिए थे इस प्रकार के प्रश्न, तो उन्होंने प्रश्न नहीं उठाए और बिना कोई प्रश्न उठाए यह मान लिया कि 14वीं शताब्दी के बाद नए युग का जन्म हुआ। इन्होंने भी मान लिया, विद्वानों ने भी, कि क्या मान लिया कि 14वीं शताब्दी के बाद नए युग का जन्म हुआ। उनके यह तर्क थे कि मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह से जकड़ रखा था। कब? मध्य युग में। अभी मैं आपको काल बताऊंगा मध्य युग क्या है और ये अंधकार युग क्या है, मैं आपको बताऊंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर बिल्कुल सटीक तरीके से समझाया जाएगा, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। उनके यह तर्क थे कि मध्य युग में चर्च ने, जो चर्च होते हैं, चर्च में कौन मेन होता है? पादरी दोस्तों। चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह से जकड़ रखा था कि यूनानियों और रोमवासियों, कौन कौन? यूनानियों और रोमवासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था, है ना कि नहीं? ये सब चर्च के कारण हो रहा था दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। ये है दोस्तों इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। इसे आप 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, किसी भी प्रकार का प्रश्न आए आप इसे बनाकर लिख सकते हैं। 20वां पॉइंट है अपना, 20वां है मानवतावादियों ने आधुनिक शब्द का प्रयोग, मानवतावादियों ने आधुनिक शब्द का प्रयोग 15वीं शताब्दी से शुरू होने वाले काल के लिए किया। मतलब ये हो गया आधुनिक शताब्दी में। आपको अभी अंधकार युग, मध्य युग और आधुनिक युग, ये मतलब कि ये पूरा समझाने वाला हूँ। टॉलेमी, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हमेशा देखने को मिलता है। टॉलेमी का कौन सा ग्रंथ है, मतलब टॉलेमी ने क्या लिखा? तो टॉलेमी ने लिखा अलमजेस्ट। क्या लिखा? अलमजेस्ट। और ड्यूरर, ड्यूरर ने कौन सा चित्र बनाया था? तो ड्यूरर ने तूली का चित्र बनाया था दोस्तों। बहुत ही अपने जैसे हाथ है ना, उसी के जैसे सेम टू सेम चित्र बनाया था। किसने? ड्यूरर ने। तो ड्यूरर को भी आपको याद रखना है। प्रार्थना रथ हास्त बनाया था इसने, तूली का चित्र जिसे कहते हैं। सजीव मूर्तियाँ, सजीव मूर्तियाँ मतलब अपन वो मूर्तियों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सजीव, मतलब कि कोई एक मनुष्य है। तो ऐसी मूर्तियाँ किसने बनाई थी? दोनातल्लो ने बनाई। एक महिला या पुरुष रही होगी वो मुझे पता नहीं, बाकी शायद महिला ही होगी क्योंकि दोनातल्लो महिला ही होगी। 24वां पॉइंट है अपना ऑन्ड्रियस वेसेलियस। ऑन्ड्रियस बेसेलियस, पहले आपको नाम अच्छे से पढ़ लेना है। ऑन्ड्रियस बेसेलियस, ये कहाँ के थे? ये बेल्जियम मूल के थे, मतलब इनका मूल स्थान बेल्जियम था, ऑन्ड्रियस बेसेलियस का। पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की क्या की? चीर फाड़ की। चीर फाड़ की किसने? ये भाई चीर फाड़ करने वाले ऑन्ड्रियस बेसेलियस। ये कहाँ के थे? ये थे भाई बेल्जियम मूल के। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीर फाड़ की। आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि वो सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने मनुष्य के शरीर की चीर फाड़ की सूक्ष्म परीक्षण के लिए। तो वो व्यक्ति का क्या नाम था? वो व्यक्ति का नाम था ऑन्ड्रियस बेसेलियस। क्या नाम था? ऑन्ड्रियस बेसेलियस, जो कहाँ के थे? बेल्जियम मूल के थे। तो दोस्तों यदि आपको अच्छे से समझ आ रहा हो, यदि आपको अगला पार्ट चाहिए तो अभी से आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमेशा वीडियो अपलोड होती रहती है। इसके बाद वाले जो इतना बचा हुआ है उसको कवर किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।